नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे तनाव और टकराव के माहौल में मीडिया। देश के बड़े मीडिया समूह, खासकर न्यूज चैनल्स, अपनी टैगलाइन और सर्कुलर्स में चाहे जितना दावा करें कि वे राजनीति से दूर हैं या कि वे सिर्फ भारत के लिए सोचते हैं या कि वे भारत के लिए सवाल उठाते हैं, पर सच यह है कि हर मौके पर वे सिर्फ वर्चस्व की शक्तियों के सोच और विचार को सामने लाते नजर आ रहे हैं। उनमें ज़्यादातर के सवाल भी रेडीमेड जवाबों से लदे होते हैं। वे सूचना के गणतंत्र को दरकिनार कर एक खास किस्म के विचार तंत्र के प्रचारक के तौर पर नजर आने लगे हैं। वे खबर और विचार की तरह देश और सरकार का फर्क भी भूल गए हैं। उनके उन्मादी स्वर में जॉर्ज बुश का वह खतरनाक अंदाज भी झांकता है कि आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप उनके साथ हैं। वे हर शाम दर्शकों श्रोताओं को सूचना की नागरिकता के बजाय वर्चस्व की वैचारिकता से लैस करते नजर आ रहे हैं। एक तरह का मानस निर्माण कर रहे हैं वे। इस क्रम में उनकी हिपोक्रेसी अक्सर उजागर होती है। हाल के प्रकरण में ही देखिए, भारत पाकिस्तान शीत युद्ध और बढ़ते कूटनीतिक टकराव के कवरेज में हमारे मीडिया महामानव, खासकर टीवी एंकर्स, पाकिस्तानी अखबार डॉन के एक वरिष्ठ पत्रकार की खबर को साहस और अच्छी पत्रकारिता का नमूना बताते नहीं अघा रहे हैं, लेकिन वे अपनी पत्रकारिता पर भूल कर भी नजर नहीं डालते। औरों के लिए आज़ाद मीडिया की उनकी अपेक्षा कुछ वैसी ही है जैसे अपने समाज में एक अजीब हिपोक्रेसी कभी कभी दिखती है कि भगत सिंह महान थे, वे श्रद्धेय थे, पर उन्हें अपने घर में पैदा नहीं होना चाहिए। मीडिया मंथन में आज हम अपने मीडिया के विचार तंत्र बनाम सूचना के गणतंत्र से जुड़े ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। चर्चा में शामिल हो रहे हैं चार खास मेहमान। जगदीश उपासने साहब हमारे साथ हैं, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर के समूह संपादक हैं। हमारे साथ जर्मनी के शहर कोलोन में रहने वाले उज्ज्वल भट्टाचार्य हैं, जो अक्सर भारत आते रहते हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कॉलमनिस्ट प्रोफेसर अपूर्वानंद और बीबीसी में लंबे समय तक संपादक रहे परवेज आलम साहब हैं। हम पाकिस्तान से भी अभी संपर्क करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ जई साहब से। शुरुआत लेकिन हम करते हैं अपूर्वानंद आपसे आज की चर्चा का। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि अभी जो माहौल इस वक्त देश में तकरीबन 2 सप्ताह से बना हुआ है और जिस तरह मीडिया उसमें एक्ट या रिएक्ट कर रहा है, जो उसका रिस्पांस है, जिस तरह की प्रोग्रामिंग, जिस तरह की खबर के नाम पर जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, उस पूरी स्थितियों को देखकर आपके मन में क्या सवाल उभरते हैं? क्या एक विकासशील देश भारत जैसे देश का मीडिया, जो इतनी बड़ी विविधता भरा है, जिसके इतने चैलेंजेज हैं, उसमें मीडिया का ये स्वर आपको कैसा लगता है? मुझे एक अध्यापक के तौर पर और भारत के नागरिक के तौर पर तकलीफ़ होती है, इस वजह से कि जैसा आपने शुरू में कहा कि मीडिया का काम सूचना के गणतंत्र का निर्माण है। मीडिया का काम लोगों को सूचनाएं देना है, एक, और दूसरे सूचनाएं देकर उन्हें अपने विचार करने के लिए तैयार करना है। यह नहीं कि मीडिया स्वयं उन्हें विचार दे कि इसे आप अपना लें, यह मीडिया का काम नहीं है। इसलिए मीडिया अलग अलग प्रकार के विचारों को भी सामने प्रस्तुत करता है ताकि पढ़ने वाले या देखने वाले उनमें से चुनाव कर सकें। वह अपने पढ़ने और देखने वालों को बुद्धिमान दर्शक या श्रोता मानता है, उन्हें वह नादान नहीं मानता है जिसे सिखाना और रास्ता दिखाना ज़रूरी हो। सबसे पहला दायित्व तो सूचना प्रदान करना है, ठीक, और इस मामले में मीडिया प्रायः असफल है। एक, हमें सूचना नहीं मिलती। रघुवीर सहाय की कविता की पंक्ति मुझे अक्सर याद आती है कि उसे खबर नहीं है, तो हमें ठीक खबर नहीं मिलती। एक, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पर अगर हम मैं आज के संदर्भ को अगर ले लूँ, जो एक तरह का तनाव भरा संदर्भ है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का संदर्भ है, उसमें जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, मीडिया का कर्तव्य था उन दावों को अपने सवालों की कसौटी पर कसना। यह मीडिया का काम है और कोई काम नहीं है। लेकिन मीडिया ने उनको स्वीकार करके और दूसरों को यह कहना शुरू किया कि अगर आप इसे कबूल नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। ये बिल्कुल उल्टी गंगा बहाना हो गया। अगर सरकार है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में शक्ति किसी के हाथ में आते ही दूसरी तरफ कर्तव्य यह बन जाता है कि निरंतर उस शक्ति को आप सवालों की कसौटी पर कसते रहें, वरना उस शक्ति के निरंकुश होने का खतरा है, वो शक्ति कोई भी हो। लेकिन आज ऐसा लगता है कि देश प्रेम और देशद्रोह
ये दो शब्द रखे गए हैं। जी। दूसरे, सेना और सरकार दोनों को एक कर दिया गया है। तीसरे, कि सेना को एक प्रश्न से प्रश्नातीत वस्तु के रूप में पेश किया जा रहा है। सेना पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि सेना अनेक परिस्थितियों में काम करती है। सेना छत्तीसगढ़ में है, सेना नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में है, सेना कश्मीर में है, सेना पर उच्चतम न्यायालय ने सवाल उठाए हैं, सेना पर आपके एनएचआरसी ने सवाल उठाए हैं। तो फिर सेना पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता, और सेना पर सवाल उठाते ही आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। आज के पूरे मीडिया में यह स्वर प्रधान है, और इससे एक भय और आतंक का माहौल बनता है। जगदीश उपासने साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि जो घटनाक्रम है, मैं घटनाक्रमों की फहरिस्त नहीं गिनाऊंगा, न उनकी तह में जाऊंगा। हम सब जानते हैं, हमारे दर्शक श्रोता सभी जानते हैं। इनके कवरेज से जो बुनियादी कुछ प्रश्न उभरते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपके दिमाग में, हम ये समझना चाहते हैं कि वो क्या हैं। खासकर अपूर्वानंद ने जो कुछ सवाल सामने लाए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में या अपने संदर्भ में भी आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आज एक चिदम्बरम का एक छोटा इंटरव्यू छपा है एक अखबार में, उनका जो आखिरी जवाब है मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मीडिया को अपने कंट्री के लिए, देश के लिए लॉयल होना चाहिए, मीडिया को ट्रुथ के लिए लॉयल होना चाहिए, सच्चाई के लिए उसको और प्रतिबद्ध रहना चाहिए, और मीडिया को फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लॉयल रहना चाहिए। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन क्या देश और सरकार, उपासनी जी माफ कीजिएगा हस्तक्षेप के लिए, आमतौर पे मैं नहीं करता, लेकिन देश और सरकार का फर्क क्या आपको नहीं लगा कि पिछले 15 दिनों में बिल्कुल मिटता नजर आ रहा है, खासकर न्यूज चैनल्स में? अखबारों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, न्यूज चैनल्स में। देखिए, मीडिया के कवरेज के बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो मीडिया का कवरेज है वो क्या है, मगर मैं अगर एडिटर हूं तो मैं क्या कवर करना चाहूँगा। जो न्यूज़ वर्दी है, जिसमें समाचार का तत्व है, मैं उसको कवर करना चाहूँगा। इसके साथ चैनलों के साथ ये थोड़ा सा बदल जाता है। ये होता यह है कि लोग क्या चाहते हैं, ऑडियंस क्या मांग रहा है, ऑडियंस में किसकी न्यूज़ वैल्यू इस समय सबसे ज़्यादा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि मीडिया का जो कवरेज है वो उस तरह से है। एक छोटा समूह चैनलों का जो होगा वो सवाल उठाते दिख रहा है, लेकिन एक बड़ा समूह दिख रहा है, वो वही बातें कह रहा है जो लोगों के मन में है, लोगों को अच्छी लगती है, उसके ऑडियंस को अच्छी लगती है। इसलिए हम ये ज़रूर सवाल उठा सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी एडिटोरियल पॉलिसी तय कर सकता है और उसके लिए वो स्वतंत्र है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए आपको ऐसा, देश में मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मीडिया के कवरेज से, और मीडिया अपना जो बेसिक बुनियादी कर्तव्य है जानकारी देने का, और आप सब्जेक्टिव मीडिया है, आप सारा मीडिया, आप सोशल मीडिया को क्या है, सब्जेक्टिव मीडिया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सब्जेक्टिव सारी दुनिया में हो गया है। तो अगर कवरेज आपको लगता है कि वो विचार से लदा हुआ है तो उसमें अनोखी बात कुछ नहीं। विचार मानना न मानना आपके ऊपर है, जो देखने वाले या पढ़ने वाले उन पर है। परवेज आलम, एक प्रश्न उभरता जरूर है कि भाई लोग यही चाहते हैं, बहुत सारे मीडिया, ये केवल उपासने जी की बात नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लोग यही देखना चाहते हैं इसलिए हम दिखाना चाहते हैं। क्या आप इतने पुराने और बहुत अनुभवी मीडिया पर्सन हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि मीडिया का जो न्यूज़ रूम है और लोग जो हैं, आखिर वो कौन सा पैमाना है, वो कौन सा मैकेनिज्म है कि न्यूज़ रूम में बैठे हुए दो लोग तय कर लेते हैं कि लोग यही चाहते हैं? कैसे देखते हैं आप इस न्यूज़ रूम में जो दो लोग बैठे हैं वो तब तय करते हैं जब उनकी पूरी ट्रेनिंग, ग्राउंडिंग हो चुकी होती है समाचारों के मामले में और संपादन के मामले में, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर सड़कों पे भीड़ कुछ चाहती है दिखाने के लिए, तो ये भी निर्भर करता है कि वो क्या चाहती है। किसी की हत्या चाहती है, किसी की टोपी उछलवाना चाहती है, किसी की बेइज्जती चाहती है, या किसी विकासोन्मुख विषय पे कुछ चर्चा चाहती है। तो इसका फैसला भी न्यूज़ रूम में बैठे हुए लोग करते हैं अपने विवेक से और अपनी ट्रेनिंग से। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं होता कि भीड़ डिसाइड करेगी कि चैनल्स का एजेंडा क्या होगा। चैनल्स का एजेंडा वो होता है जो सही मानों में उनको लगता है कि ये एक न्यूज़ संगठन जो है, समाचार संगठन, उसका होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर जगदीश जी ने जो बात कही उसमें मैं ज़रूर ये कहूँगा, क्योंकि मैंने ब्रिटेन में इतने साल काम किया और BBC के साथ काम किया। 1982 में फॉकलैंड्स युद्ध हुआ, जिसमें एक छोटा सा इलाका था, अर्जेंटीना कहता था उसका है, ब्रिटेन कहता था उसका है, उस पर लड़ाई हुई।
और उस पे बीबीसी और उस जमाने की जो सरकार थी, मिसेस थैचर की जो सरकार थी, जबरदस्त दोनों में टकराव हुआ सिर्फ इस बात पे कि बीबीसी के पत्रकार ये कह रहे थे कि दिस इज द ब्रिटिश वर्जन। तो उसमें मिसेस थैचर को इस बात पे एतराज ये था कि आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारा वर्जन है, BBC अपना, बीबीसी ये कहे कि हमारा वर्जन है। दूसरी बात ये कि मिसेस थैचर का जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उनका ये कहना था कि ये क्यों नहीं कहते कि हमारे सैनिक, आर सोल्जर्स, बल्कि ये कहते हैं कि ब्रिटिश सोल्जर्स। और इस पे कई बार ऐसा हुआ कि बीबीसी की कुछ रिपोर्टें ऐसी थी जो कि उस समय की सरकार को पसंद नहीं आई, जिसमें उनको लगा कि आप तो अर्जेंटीनियन का पक्ष ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की बात कही। और अभी पिछले साल मिसेस थैचर की जो बायोग्राफी आई, आत्मकथा, उसमें ये सब पूरा विवरण है। तो मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए क्या है कि हम अभी इन्फेंसी के दौर में हैं, बचपने के दौर में है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ब्रिटेन में और बहुत सारी जगहों पर यह डिसाइड हो चुका है कि आप मतलब डिस्टेंस करते हैं अपने आप को इन सारी चीज़ों से, इसलिए कि आपको ब्रिटेन की जनता हो या भारत की जनता हो, उसको सच भी तो बताना है। वो सच सच नहीं होता जो केवल सरकार देती है। मैं उज्ज्वल भट्टाचार्य आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप ज़्यादातर वक्त अपना जर्मनी में गुजारते हैं, भारत भी आते रहते हैं, भारत के आप रहने वाले हैं। इस वक्त जो घटनाक्रम है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले आप आए हैं, जर्मनी में या यूरोप के अन्य मुल्कों में, क्योंकि आप वहाँ के मीडिया से लगातार जुड़े हुए हैं, क्या लोग सोच रहे हैं भारत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, भारत पाकिस्तान के मीडिया के बारे में, सियासत के बारे में, जो कुछ हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है दुनिया में बाहर, वो कैसे देखते हैं डेवलपिंग ये दोनों मुल्कों के बारे में और उनके मीडिया के बारे में? मुझे इसके कारण के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत की जो उपलब्धियां हैं, उसकी जो उछाल आई थी, उस पर जो दिलचस्पी जगी थी, उसके बाद से भारत के बारे में दिलचस्पी बेहद घट चुकी है। यूरोप में आम तौर पर भारत के बारे में जो भारतवंशी है उनकी दिलचस्पी हो सकती है, इससे बाहर वो घट चुकी। घटने के बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरे केंद्रों में, दूसरे जगहों पर घटनाएं घट रही हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इस घटनाक्रम के बारे में सर पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बहुत ही कम रुचि है। हम भारतीय लोग समझते हैं कि हमारे बारे में लोगों को रुचि है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और भारत की हालत, हम बहुत चिंतित हैं या खुश हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण दुनिया के पैमाने पर नहीं है। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान के बीच ये जो हुआ है जी, इसको बाहर की दुनिया नूरा कुश्ती से ज़्यादा कुछ नहीं समझ रही है। अच्छा, ये एक बुनियादी बात है। मेरे साथ यूसुफ साहब जुड़े हुए हैं। रहीमुल्ला यूसुफ जई पेशावर से बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी के लिए भी काम करते रहे। सर यूसुफ साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जिस हिस्से में आप हैं वहाँ, और जाहिर है इस्लामाबाद और लाहौर से भी आप जुड़े हुए हैं, खबरों के स्तर पर, विमर्श के स्तर पर, बातचीत के स्तर पर, क्या माहौल है पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, खासकर डॉन की स्टोरी आने के बाद? जिस तरह भारत के मीडिया में डॉन की स्टोरी और डॉन के जर्नलिस्ट को अप्रिसिएट किया जा रहा है, कभी हमने कुछ साल पहले हमने तब भी अप्रिसिएट किया था जब पाकिस्तानी मीडिया ने भारत में आतंक की एक घटना में शामिल कसाब की नागरिकता को स्वयं साबित किया था कि हाँ वो पाकिस्तानी नागरिक है, और पाकिस्तान सरकार उस समय तक रिफ्यूज कर रही थी। भारत कहता था कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन कोई सबूत भारत के पास भी नहीं था। पाकिस्तानी प्रेस ने पहली बार दुनिया को बताया कि कसाब पाकिस्तानी नागरिक है। तो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट उभर कर आता है, सर आप क्या सोचते हैं, क्या वहां माहौल है? जी बिल्कुल, मैं तो पेशावर में होता हूं, लेकिन जिस तरह आपने कहा, सारे पाकिस्तान के जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं, हत्ता कि अफगानिस्तान का जो मीडिया है उससे भी जुड़े हुए हैं। अब ये है कि ये मीडिया की जो तारीफ है, जो हमारे यहाँ इसकी जो परफॉर्मेंस है, उसमें जो आपने भी जिक्र किया, बड़े अच्छे मौके आए, बड़ी एक अच्छी खबरें दी, बड़ा अच्छा एक स्टैंड लिया। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि हमारा मीडिया सही काम नहीं कर सका जी। तो वो अजमल कसाब की आपने बात की, वाकई पाकिस्तानी मीडिया ने ये खबर पहले जो थी निकाली थी कि वो पाकिस्तानी है, उसके गांव पहुंच गए थे और वहां पे जाके इस बात की तस्दीक कर दी थी कि ये पाकिस्तानी है और यहाँ से गया था।
अब ये है कि ऐसा भी हुआ है कि कुछ खबरें जो हैं वो पाकिस्तानी मीडिया उनको खबर नहीं हुई या उनको छुपाया गया, तो ये तो मेरे ख्याल में होता है। अब जो ये वाक़या हुआ ये सिरिल अल्मेडा का और जो खबर छपी है डॉन में, तो मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तानी सरकार उनके ऊपर पाबंदी न लगाती कि ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम ना आता, तो शायद इस खबर का इतना जिक्र ना होता। शायद पाकिस्तानी सरकार के ऊपर इतनी तनकीद या क्रिटिसिज्म ना होती। जब से ये फैसला हुआ है तो सरकार को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि वो इस फैसले को जस्टिफाई करे। और यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, ख़ासतौर पे जो अपोजिशन के पॉलिटिशियन हैं और हमारे मीडिया के लोग, हमारी जो जर्नलिस्ट के यूनियंस हैं, सिविल सोसाइटी, सब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और सरकार से कहा है कि ये बिल्कुल गलत फैसला है, ये अहमकाना फैसला है, ये नहीं होना चाहिए था। खुद ही सरकार ने जो सिरिल की जो रिपोर्ट थी तो उसको इतना मशहूर कर दिया है, उसका जिक्र हर जगह हो रहा है। और डॉन ने एडिटोरियल लिखकर उसको सर डॉन ने एडिटोरियल लिखकर उसको डिफेंड किया है। यूसुफ साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटा अभी हम अंतराल लेंगे और फिर जब लौटेंगे तो हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में हम बात कर रहे हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान, इन दोनों का मीडिया अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे मीडिया का कोई भारतीय उपमहाद्वीपीय परिप्रेक्ष्य उभरता है? क्या फ़र्क है? अपूर्वानंद, हम यही समझना चाहते हैं कि हाल के घटनाक्रमों में हमारे देश का जो बेहतरीन प्राइवेट चैनल माना जाता है, ठीक ठाक चैनल, बहुत संतुलित, NDTV 24/7 की बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल नाम लेकर, उन्होंने बाकायदे फुल स्क्रीन एक सूचना दी कि कैसे वो एक खास घटनाक्रम का कोई उसकी जो पॉलिटिकल बिकरिंग है उस पर नहीं जाना चाहते, उस पर कोई बहस, कोई चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने देखा गया कि कई बार कुछ नेताओं का, खासकर सत्ताधारी जो दल है उसके नेताओं का, सरकार नहीं सत्ताधारी दल, उनका भी उन्होंने कवरेज किया। लेकिन जब विपक्ष के एक बड़े नेता की बारी आई जो देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने उनके इंटरव्यू को, रिकॉर्डेड इंटरव्यू को भी छापने से मना कर दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉन को कि न केवल उस रिपोर्ट को डिफेंड कर रहा है, बाकायदे एडिटोरियल लिख रहा है पक्ष में। और जैसा यूसुफ साहब कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में, सिविल सोसाइटी में, मीडिया में लोग कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं उस जर्नलिस्ट के साथ। तो ये दो पहलू आपको नजर आते हैं। ये क्या, कैसा अंतर्विरोधी एक तस्वीर आप देखते हैं? देखिए, आशीष नंदी ने एक बात कही थी, उसको मैं दोहरा रहा हूँ मीडिया के संदर्भ में। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का नारीवादी आंदोलन और अब पाकिस्तान का मीडिया हिंदुस्तान के मीडिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा बहादुर है, क्योंकि वो कहीं ज़्यादा मुश्किल हालात में काम कर रहा है और उसने अपने पांव टिकाए हुए हैं। ज़्यादा ख़तरे हैं, जान जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में पिछले 2 वर्ष से यह बात जग जाहिर है। और 2 किसी को वर्ष भी क्यों? 2 वर्ष क्यों? पहले भी हमने देखा है। पहले है, लेकिन पिछले 2.5 वर्ष में उर्मिलेश जी, पहले और पिछले 2.5 वर्ष में कोई तुलना नहीं है। जिस तरह समाचारों पर संपादक बदले जा रहे हैं, जिस तरह एक के बाद एक संपादक बदल दिए गए, और अभी आपने जिस चैनल का उदाहरण दिया, उस चैनल ने तो बहुत ही बेशर्मी के साथ यह काम किया है। इसलिए अभी मैं ये कहूँगा कि 1975 का जिक्र ना करें, क्योंकि ये 1975 से गुणात्मक रूप से फ़र्क है। अपूर्वानंद की बात पर जगदीश उपासने, मैं आपकी जरूर राय लूँगा, क्योंकि एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने स्वयं कहा था कि उस दौर में उन्होंने इमरजेंसी का हवाला दिया, लोगों को कहा गया झुकने को तो वो रेंगने लगे थे। ये मीडिया के संदर्भ में कहा गया था। मैं एक इतने बड़े नेता के इस वक्तव्य की व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया, मैं बल्कि प्रिंट को एप्रिसिएट करता हूं कि कुल मिलाकर प्रिंट बहुत सारी कमियों के बावजूद भी बेहतर दिखता है। लेकिन जो चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल, आखिर उनकी समस्या क्या है? एक रंग में रंगे हुए चैनल नजर आते हैं, खासकर नाजुक मसलों पर। हम समझना ये चाहते हैं कि क्या ये स्वामित्व का प्रश्न है, एडिटोरियल का प्रश्न है, ये क्या वजह है कि ऐसा होता दिखता है हमारे प्राइवेट चैनलों में?
देखिए, एडिटोरियल का प्रश्न पर मैं सवाल नहीं उठाना चाहता, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं संपादक के रूप में वो अनुभवी लोग हैं, और वो जो फैसला करते हैं पत्रकार के नाते वो ठीक फैसला करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि दर्शकों को या पाठकों को उनका फैसला गलत लगे, लेकिन एक एडिटर के नाते, जर्नलिस्ट के नाते, कोई जर्नलिस्ट खबर के मामले में गलत डिसीजन नहीं लेता। रेयर ऐसा होता है। चैनलों में क्रॉस मीडिया ओनरशिप को ज़रूर देखा जाना चाहिए। एक बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे चैनलों पर एक स्वर सुनाई देते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई भी सरकार, इमरजेंसी का अपूर्वानंद जी ने जिक्र किया, ठीक बात है, वैसी और परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी सरकार भारत में मीडिया को नहीं दबा सकती, चाहकर भी नहीं दबा सकती। देश के सारे प्रमुख चैनल नोएडा में हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार की ज़बरदस्त आलोचना करते हैं, और ये स्वतंत्रता उनको मिली हुई है। लेकिन परवेज आलम, हम आपसे समझना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय मीडिया को बहुत दबाने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो पहले बात किया कि थोड़ा बचपने की स्टेज में है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन्फेंसी का दौर है, थोड़ा थोड़ा आगे चल के ठीक हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस देश में भी बड़े बड़े बहादुर पत्रकार हैं, बड़े अच्छा काम भी कर रहे हैं। पिछले दिनों अखबारों में हमें बड़ी अच्छी रिपोर्टें पढ़ने को मिली। सिद्धार्थ वरदराजन ने बहुत अच्छा पीस लिखा इसी सारे विषय पर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। माननीय चैटर्जी का एक बहुत ज़बरदस्त आलेख मुझे कल के टेलीग्राफ में। और ऐसा नहीं, आप भूलिए मत कि ये अपवाद है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन अपवाद ये भी नहीं हो सकता है कि जगदीश जी, मैं और आप सब लोग, हम अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं। जगदीश जी ने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, तो ये सब हो रहा है। और मैं समझता हूं कि पिछले 60 साल में इतना विकसित हुआ है इस देश का मीडिया। थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का थोड़ा सा एक ऐसा पैच आया है जहां की इनको थोड़ा सुधरने की जरूरत है। और इसीलिए मैं चलते चलते सिर्फ ये कहूंगा, फैज का 4 लाइनें हैं वो जरूर सुनाऊंगा कि निसार मैं तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। क्या अपूर्वा कुछ कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब आप मीडिया के पूरे परिदृश्य को देखते हैं तो आप भाषा के मीडिया को न भूल जाएं। हिंदी समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का चरित्र बिल्कुल एक है। आप अंग्रेजी के एक बहुत छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं, टेलीग्राफ जैसे अखबार की, और दूसरे, और वो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्रिटिकल स्पेस अब वहीं बचा हुआ है, दूसरी जगह नहीं बचा हुआ है। उज्जवल जी, भारतीय परंपरा में युद्ध पर सबसे महत्वपूर्ण पाठ गीता की मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अर्जुन कहता है कैसे लड़ेंगे। अब सोचिए, कृष्ण अगर कहते एक थप्पड़ लगाऊंगा, क्या बकवास कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं कि कहा कृष्ण ने। एक लंबा विमर्श चला। ये भारतीय परंपरा है, ये आज हमें भारत की मीडिया में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। इस विमर्श की परंपरा को फिर से स्थापित करना पड़ेगा। ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय कर्तव्य है। देखिए, हमारा ये कहना है कि अभी आप ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे, जिसकी चर्चा पूर्वानंद कर रहे हैं, कि हमारे जो भाषाई अखबार हैं बड़े पैमाने पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कुछ अच्छा हो रहा है उसको सैल्यूट मैं करता हूँ और हम सब करेंगे, लेकिन जो बड़ा हिस्सा मीडिया का है वो जो नज़र आता है कि वो एक ऑब्जेक्टिव अंपायर की जगह स्वयं पक्ष बन गया है। ये बात बिल्कुल सही है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। अपूर्व जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक बात है कि, और उसमें जो भाषाएं हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले भी हुआ है, बाय द वे, इससे पहले भी जब कभी सांप्रदायिक दंगे, कुछ ऐसी तनाव। जी, यूसुफ साहब हमारे साथ फिर कनेक्ट हो गए हैं, मैं फिर जाऊँगा यूसुफ साहब के यहाँ। यूसुफ साहब, पाकिस्तानी मीडिया के साहस की, उसकी एक हद तक ऑब्जेक्टिविटी की बातों को भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा अप्रिशिएट करता है, लेकिन हाल के दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में एक बात दिखी पाकिस्तानी मीडिया में जो हिंदुस्तान के मीडिया के लोगों के लिए बड़ी अचरज भरी थी, कि वो ये कह रहे थे, आमतौर पे वहाँ के मीडिया के लोग कहने लगे, अरे साहब सर्जिकल स्ट्राइक ये तो हिंदुस्तान ने करा ली है। तो ये एक जो खबरों में आया वहाँ के मीडिया के, ये बड़ा अचरज भरा था। ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का मसला है, चूंकि सरकार ने इसके ऊपर बड़ा ही सख्त स्टैंड लिया है और इसको डिनाई किया है, तो एक तो वो मीडिया है जो सरकार की हामी है, सरकार जो कहेगी वही बात होगी और वो बात हो रही है। लेकिन अभी लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का जो मसला है, जो अल्फाज हैं, जो चुनाव है, ये एक मजाक बन गया पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी आम लोगों में।
इसका मजाक उड़ाते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तो क्योंकि एक तो यहाँ पे अभी तक जो सरकार ने कहा और कई लोगों ने कहा, उनको यकीन नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं। और मीडिया को ले गए थे पाकिस्तानी सेना के लोग कश्मीर में, और वहाँ पे उनको दिखाया और कहा कि ये जगह है जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक का दावा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई सबूत नहीं है। जी एक तो ये बात है, एक किस्म का बिल्कुल जो है इसको मजाक बना दिया गया सर, है। हमारे पास समय कम है और यूसुफ फिर- साहब, लेकिन हम आपको हम आपसे जरूर भविष्य में भी विभिन्न कार्यक्रमों में संपर्क करेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें। जगदीश उपासने, बिल्कुल चलते चलते एक सवाल हम आपसे करेंगे कि क्या जो शाम को जब देश के लोग अपने बेडरूम में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर चैनलों को खोलते हैं, हम सिर्फ प्राइवेट चैनलों पर आज बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि सभी चैनल, उनके एंकर के चेहरे अलग हो सकते हैं, उनके पर्दे के रंग अलग हो सकते हैं, कुछ उनकी हेडलाइंस अलग हो सकती हैं, लेकिन एक तरह की खबर, एक तरह की चर्चा, अगर कोई चाहेगा कि जेएनयू पर आज चर्चा हो तो सब पर जेएनयू पर चर्चा हो रही है, एक ही तरह की चर्चा हो रही है, एक रंग में रंगी चर्चा हो रही है। ये जो वैविध्य गायब हुआ है मीडिया से, उसको एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे आप कैसे मानते हैं? क्या ये हमारी जो जीवंतता समाज की है वो कहीं ना कहीं मीडिया से गायब हो रही है? निश्चित रूप से मैं इसको बहुत अफसोसनाक मानता हूं। परवेज़ भाई ने ठीक कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इन्फेंसी के दौर में है, अभी एक तरह का बचपना है, और ये भेड़ चाल भी है, अगर एक ने चलाया तो दूसरे को चलाना लेकिन है। ये भेड़ चाल है या इसके पीछे कोई योजना है? नहीं, ये भेड़ चाल है। देखिए, ये सिर्फ टीआरपी दर्शकों का चक्कर है, और मैं मानता हूं कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बच अंत सकता में है। अपूर्वा, हमारा समय खत्म हो चला है। ये आप मानते हैं कि ये भेड़ चाल है, सिर्फ टीआरपी की प्रतिस्पर्धा है, या इसके पीछे योजना है? कैसे देखते हैं आप? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि टीआरपी का नाम लिया जाता है, लेकिन टीआरपी के खेल को हम सारे लोग जानते हैं कि वह मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। कैसे एक चैनल और एक प्रोग्राम जो बहुत ही लोकप्रिय है वो टीआरपी रेटिंग में सबसे नीचे दिखाया जाता है। तो यह दबाव सुनियोजित तरीके से, और ख़ासकर मैं दोहराना चाहूँगा, पिछले 2.5 वर्षों में लगातार यह दबाव चैनलों पर बना हुआ लेकिन है। प्राइवेट चैनल 2.5 साल पहले भी इसी तरह से एक रंग बिरंगे दिखते थे। नहीं, बड़ा हिस्सा उनका। वह एक दूसरी चीज थी। लेकिन अभी प्राइवेट चैनल्स में सरकार का प्रवक्ता बनने की जो होड़ लगी हुई है, यह होड़ पहले नहीं थी। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा उर्मिला जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ऐसा है कि हमेशा से सरकारों का काम रहा है कि पत्रकारों को नजदीक लाना, अपनी बात उन तक पहुंचाना, टुकड़े भी फेंकना, और कुछ लोग लपक लेते हैं उन टुकड़ों को, कुछ लोग बिछ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना सर झुकाने से भी इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पत्रकारों पर ओनस आता है। सरकारों को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा कि उनको थोड़ा सा सुधरने की जरूरत है। जी बिल्कुल, सरकार को जिम्मेदार जरूर ठहराइए, क्योंकि सरकार चैनल्स को मजबूर कर रही है। आप फर्क करेंगे। आप चारों लोगों ने यहाँ, और यूसुफ साहब पेशावर से, जिस तरह की चर्चा आप लोगों ने बेबाक ढंग से की, मुझे लगता है कि ज़रूर इससे एक संदेश जाना चाहिए कि क्यों हमारे समाज में अगर जीवंत बहस हो रही है तो पर्दे से क्यों गायब है। अगर लोग चौराहों पर, चाय घरों में, कॉफ़ी हाउसों में, कॉलेजों में, स्ट्रीट्स पे तमाम तरह की चर्चाएं नेताओं के बारे में करते हैं, घटनाक्रमों के बारे में करते हैं, तो टीवी चैनलों में एक जैसी चर्चा क्यों हो रही है? एक ही तरह की बातें क्यों हो रही हैं? एक ही कंटेंट क्यों लिया जा रहा है? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। हम इसी प्रश्न के साथ बगैर कोई उत्तर दिए आपके लिए छोड़ते हैं ये सवाल। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।